इसके नंबर्स आने से पहले रिलायंस जियो के नंबर इस समय आ चुके हैं और वो आपकी स्क्रीन पर आपको धीरे धीरे अब करके दिखेंगे। आप एक एक नंबर आपकी मैं स्क्रीन पर रखता जाऊंगा, आप जरा देखिएगा। रिलायंस जियो ने ये कहा है कि उसके जो नतीजे आए हैं उस नतीजों के तहत उसका जो मुनाफा आया वो आया है हम उम्मीद करते हैं कि 3693 करोड़ रुपए के आसपास आएगा उसका मुनाफा, लेकिन मुनाफे के अंदर जो नंबर्स आए हैं रिलायंस जियो के वो आए हैं 3620। तो 3693 करोड़ के मुकाबले रिलायंस जियो का मुनाफा 3620 करोड़ आया। ये पहला नंबर है, ये सिर्फ पैट है जो कि रिलायंस जियो ने दिया है। इसके अलावा उसका जो रेवेन्यू है वो भी इंपॉर्टेंट होगा और मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसका 3615 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है और हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा रिलायंस जियो का मुनाफा ज्यादा आएगा। हमारे पास जो नंबर आने चाहिए थे वो 19,443 करोड़ रुपए के आने चाहिए थे और इस बार जो नंबर्स आए हैं वो 3.5% बढ़कर आएंगे इसके नंबर्स भी। तो जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं हम आपके सामने वो सारे पॉइंट्स रखते जा रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिलायंस जियो का जो नंबर्स आया है, सिर्फ जियो के नंबर्स के बारे में जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, वो आया है 3620 करोड़ रुपए का। 3693 करोड़ रुपए की हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये नंबर आएगा। जैसे जैसे और नंबर्स आते जाएंगे हम आपके सामने सारी की सारी बात रखते रहेंगे, लेकिन सिर्फ अभी तक जियो के ही नंबर्स आए हैं सामने और जैसे जैसे नंबर्स और आएंगे तो हम आपके सामने बात रखेंगे। क्वार्टर 3 में मुनाफा जो है जियो का 3620 करोड़ है। हमारा अनुमान था कि मुनाफा बढ़कर आएगा 3693 करोड़ रुपया। स्वामित सरकार इस बीच मेरे साथ है। स्वामित, सिर्फ रिलायंस जियो के नंबर आए हैं, अभी किसी और के नंबर तो नहीं आए? और जरा जियो के इस नंबर्स पे पहले प्रतिक्रिया आप दे आइए आपने, क्योंकि नंबर्स देखे हैं सारे। अगर आप जियो के नंबर्स देखेंगे तो टॉप लाइन तो लगभग इनलाइन ही आया है, बट एबिटा पे थोड़ा बहुत बीट आया है। अराउंड 200 करोड़ का एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर होगा एबिटा का करीब 9,347, बट एक्चुअल नंबर्स जो आए वो करीब 9,500 का है। इसी दम पे मार्जिन जो है वो भी अबव एस्टिमेट्स आए हैं। और जो नेट प्रॉफिट का नंबर है, जैसे आपने कहा कि अराउंड 3,650, हल्की सी मिस आई है उसको उस नंबर पे। अभी भी हमें आरपू का नंबर और सब्सक्राइबर नंबर नहीं मिला है रिलायंस जियो का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलायंस जियो के नंबर पे। बट इस वक्त जो नंबर्स है उस बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो एबिटा बीट है और नंबर्स पे रिलायंस जियो के। ठीक है, जैसे जैसे नंबर्स आएंगे आप हमारे साथ बने रहिएगा, फ्लैशेस भी होंगे। सबसे पहले आपको यही मिलेगा, इसका एनालिसिस भी मिलेगा। हिमांग जानी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल के। हिमांग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जो अभी तक नंबर्स आए सिर्फ जियो के नंबर्स में ये पता लगा है कि उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है जियो की वो आई है 3620, 3620 करोड़। हमारा अपना अनुमान था 3693 करोड़ आएगा, तो स्लाइटली कम आया है। और इसका जो रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो था कि 19,438 करोड़ आएगा और मुनाफा आया, उसकी जो रेवेन्यू आया है 19,350 करोड़ है। सिर्फ जियो पे आपका रिएक्शन चाहिए, जियो के भी नंबर आए हैं, इसका भी आरपू नहीं आया। हम एक्सपेक्ट करते हैं इसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आएगा 149। हेमांग, आपका अभी तक का टेक, सिर्फ जियो के प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के नंबर आए हैं। जियो में हमारा अनुमान था कि 4 to 5% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आना चाहिए। और अभी रिसेंटली कंपनी ने आरपू के अंदर जो टैरिफ का हाइक था वो भी लिया था दिसंबर के अंदर, तो उसके कारण थोड़ा सा आरपू बेहतर होगा। पूरे क्वार्टर के अंदर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि दिसंबर में बहुत कम समय था जबकि हायर आरपू लिया था। बट बेसिकली 4 से 5% का ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इन दी ओवरऑल रेवेन्यू जियो का। तो उसके सामने जो नंबर आया है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सरप्राइज हमें लग रहा है उसके अंदर। ठीक है हिमांग, इस बीच में कुछ एक और नंबर्स भी आए हैं, जरा मैं वो भी आपको जल्दी से बता देता हूं। जो नंबर्स आए हैं वो आए हैं, मुनाफा आया है 18,850 करोड़ रुपए का और अनुमान से बेहतर है। कंसोलिडेटेड मुनाफा इनका बेहतर अब तक आता हुआ दिख रहा है और ये सारे के सारे नंबर्स आपको धीरे धीरे अपनी स्क्रीन पर दिखेंगे। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,80,000 करोड़ रुपए का मुनाफा आएगा रिलायंस का, जो हमारा अनुमान था वो आया 1,90,000 रुपए का। तो इंपॉर्टेंट नंबर्स फिर से अब आते हुए रिलायंस जियो के। इससे पहले जियो के नंबर्स आए थे, जैसे अभी आप भी बता रहे हैं हिमांक की इनका आरपू का नंबर्स ठीक आएगा। और अभी तक के जो हमारे पास नंबर्स आए हैं उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर आई है वो, रेवेन्यू जो बढ़कर आया वो है 10% बढ़कर, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 8% आएगा। दो फ्रंट पे नंबर्स अभी तक तो ठीक दिख रहे हैं। पहला, जियो का रेवेन्यू ठीक है, पैट स्लाइटली मिस है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर आरपू का नंबर हमको 149 रुपीज का मिल जाएगा तो एक काम कर जाएगा। अभी तक जो हमारे पास नतीजे आए हैं उसमें जो नंबर्स आए इसके रिलायंस के आय के वो ठीक है, 1,90,000 रुपए के आय है।
एक और अनुमान आपको बता दूं, एक और नंबर आपको बता दूं, वो है अबिटा का, जिसको हम कहते हैं कामकाजी मुनाफा। वो भी नंबर्स धीरे धीरे करके स्क्रीन पर आ रहे हैं। मेरे साथ संजीव भसीन भी हैं। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस बार जो नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं रिलायंस के, वो थोड़ा बेहतर ही दिख रहे हैं अभी तक तो कहीं ऐसा कोई खराब कुछ हमको दिखा नहीं इसमें, क्योंकि इसके जो एक्सेप्शनल गेन आया है। संजीव सर, आप सुन रहे हैं ना मेरे को? आप सुनते रहिएगा, एक एक करके मैं आपको एक नंबर बताता जाऊंगा, फिर अपनी आप प्रतिक्रिया इस पे दीजिएगा। एक्सेप्शनल गेन, क्योंकि शेल गैस की जमीन शेल इन्होंने बेचा था, वहां से जो आया है नंबर वो 2836 करोड़ है। इसको सिर्फ हम अलग कर देते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो अभी तक के नतीजे आए हैं उसमें रेवेन्यू आ गया है इनका, वो 1,90,000 करोड़ से ज्यादा का है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,80,000 करोड़ का आएगा। संजीव सर, आपकी फर्स्ट रिएक्शन अभी तक नंबर्स पे जो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सारे? नहीं, बहुत ही बढ़िया नंबर है जी। 1,90,000 की करोड़ 1,90,000 करोड़ की टर्नओवर पे 29,730 करोड़ का एबिटा आ गया और 19,000 करोड़ का मुनाफा आ गया। इससे बढ़िया नंबर क्या हो सकते हैं? तो इसका मतलब जो बेस्ट ऑफ जीआरएम्स है, आरपू है, वो सब उसमें प्राइसिंग है और अभी तो आरपू बढ़ी नहीं है। So I think they have, and plus Dimpy, they have inventory gains which will further boost the ARPUs, the inventory, the GRM, the gains in the next month or in the next quarter also. So I think the rising crude prices has compensated that. Petchem के margin rate में, but मेरे हिसाब से 2 लाख करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी का क्या आप कह सकते हैं? तो ये Reliance is all set to change the mood on Monday. I think numbers are far ahead of whatever the street was saying. ठीक है संजीव सर, आप 1 मिनट मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ और नंबर्स भी पढ़ के आपको बताता जा रहा हूं, ताकि आपका हमको रिएक्शन मिले। हिमांग जानी भी मेरे साथ है। मैं टेक हिमांग जानी का भी लेना चाहूंगा। हिमांग, अभी तक जो नंबर्स आए प्रॉफिटेबिलिटी के, वो तो बहुत ही शानदार है। 15,000 करोड़ का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, नंबर आने 18,000 करोड़ से कहीं ज्यादा के। और इसमें हालांकि एक्सेप्शनल इनकम भी है, लेकिन ठीक है, वो एक्सेप्शनल इनकम काउंट करके भी अगर आप देखें तो नंबर को फिर भी बीट कर रहा है, क्योंकि 15,700 करोड़ का हम अनुमान कर रहे थे, 18,000 करोड़ का नंबर आया। 2836 करोड़ एक्सेप्शनल नंबर इसके अंदर इंक्लूड कर भी दे तब भी तो नंबर अच्छे ही हैं। आपका रिएक्शन क्या है इस पे सर? एक बार आप कैसे देख रहे हैं नंबर्स को? बिल्कुल, नंबर्स काफी बढ़िया है। पर्टिकुलरली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो नंबर है उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। उसको थोड़ा और डिटेल्स के जरिए समझना पड़ेगा कि कोई वन टाइम आइटम है, कोई अदर इनकम है, क्या है। पर अगर आप एबिटा की बात करें तो हमारा जो खुद का अनुमान था उससे भी एबिटा स्लाइटली बेटर है, और जो टॉप लाइन था वो 1,90,000 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो बिल्कुल उसके मुकाबले अच्छा है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्लोबली अगर आप देखें तो पेटकेम के जो मार्जिन है, तो O2C के जो मार्जिन है उसमें एक इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड हमने देखा है। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव निशानी हो सकती है कि O2C बिजनेस के अंदर जहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रोथ फिगर्स हमें लग रहा था कि कम हो चुके हैं, वहाँ पे एक बड़ा रिवाइवल का इंडिकेशन ये नतीजों के माध्यम से हमें मिल रहा है। और बाकी जो रिटेल और जो जियो थे उसमें भी मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके सामने नंबर्स थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। रिटेल का नंबर्स देखेंगे तो करीब क्यू ऑन क्यू ग्रोथ जो हुआ है अराउंड 35% का हमें एबिट पे ग्रोथ दिखा है रिटेल नंबर्स के। तो रिटेल डिवीजन पे आपका क्या कहना होगा? ऐसा परफॉर्मेंस किस कारण हुआ रहेगा? ये स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन ही अकेला रीजन रहेगा या स्टोर एडिशन भी एक रीजन हो सकता है इसके पीछे? रिटेल के अंदर पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी लगातार अग्रेसिवली रैंप अप कर रही थी, और ऑनलाइन साइड पे भी काफी बढ़िया काम कंपनी ने किया हुआ है। तो क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज का एडिशन हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के अंदर बड़ा ट्रैक्शन हुआ है, तो उसके कारण उसमें हम समझते हैं कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ और जो एबिटा की ग्रोथ है वो हुई है। और थोड़ा और ब्रेकअप मिलेगा तो ज्यादा समझ में आएगा कि कौन से कैटेगरीज या सेगमेंट के अंदर रिटेल ने काफी अच्छा काम किया है। ठीक है, तो हम जैसे स्वामित भी आपको बता रहे हैं, संजीव भसीन भी हमारे साथ हैं, हिमांग जानी भी है, अभिषेक जैन भी हमारे साथ हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो एडजस्टेड मुनाफा है वो 15,713, जैसे मैंने आपको कहा था कि टोटल नंबर आया 18,000 करोड़ का, उसमें एक एक्सेप्शनल नंबर भी था, वो हमने घटा दिया, तो 15,713 करोड़ रुपए का नंबर आया है। यही मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा था,
13,680 करोड़ से बढ़कर रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 15,713 करोड़ रुपए आया है। बिना एक्सेप्शनल खर्चों को एडजस्ट किए हुए ये नंबर 18,000 करोड़ रुपए का है। रेवेन्यू के टर्म्स में देखेंगे तो नंबर ठीक है। मार्जिन्स के टर्म पर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15.8 के मार्जिन्स आएंगे, मार्जिन्स आए हैं 15.5 के। कुछ ज्यादा बड़ा फर्क अभी तक तो नहीं दिख रहा है। बसीन सर, आप हैं हमारे साथ लाइन पे, तो एक बार जरा आपका रिएक्शन चाहिए सर। आप मंडे को इसमें ट्रेड कैसे करेंगे नंबर्स को देखने के बाद सर? देखिए डिम्पी जी, मार्केट तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। आप कुछ भी मंडे को ले लेंगे, आप कमा लेंगे, लेकिन रिलायंस सबसे पहले लीजिए। 2 लाख करोड़ की टर्नओवर कंपनी कर रही है। जियो का जो बेस्ट है वो अभी प्राइस इन होना है। 148, 149 के आरपूज आर सेट टू राइज, वॉल्यूम्स आर गेनिंग। रिटेल में आप देख चुके हैं लीवर के नंबर, सरप्राइज ऑन दी अपसाइड, और मुझे लगता है रिलायंस रिटेल there will be cost pressures because of additional stores, but they are going all guns to gain market share. And on top of that, the icing on the cake is that GRMs and Petchem are doing extremely well. So all corners of Reliance are looking good. आपने देखा है किस तरह से कंपनी एक्विजिशन मोड में है। ये ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल, ये सब में वो अपना हिस्सेदारी बढ़ा रही है। तो कोई दो राय नहीं, 2900 से 3000 का भाव आपको दिवाली तक रिलायंस लेके देगा। इंटरेस्टिंग है। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, आपसे अच्छा लगा बातचीत करके। हिमांग जानी और अभिषेक जैन मेरे साथ हैं, मैं उनसे थोड़ा और बातचीत करूंगा क्योंकि नंबर्स हमको मिल रहे हैं। जैसे हमने कहा कि एक्सेप्शनल गेन 2836 करोड़ का आया, इसको डिडक्ट कर देंगे, उसके बावजूद भी आपके जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स ठीक है। वो आपको बता रहे हैं कि करीब 15,717 करोड़ का। एक और नंबर की जो हम वेट कर रहे थे वो था जियो का आरपू का नंबर। हिमांग, अगर आप समझ पाए तो मैं आपको बताऊंगा 149 रुपीज का हम आरपू एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसका जो नंबर आया 151 आया। ऑल दो वैसे बैलेंस शीट छोटी है जियो की, लेकिन फिर भी आरपू का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 रुपया पार हो गया, 151 रुपए कंपनी ने बताया है। एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया नंबर है ये आरपू का। और क्योंकि अभी तक जो जियो है वो थोड़ी सी सब्सक्राइबर एडिशन मोड में ज्यादा लग रही थी, तो अभी जिस तरह का टैरिफ हाइक किया है और जिस तरह का आरपू का नंबर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 148, 149, उसके सामने 151.50 के करीब आया है, तो डेफिनेटली 2 to 3% का उसमें सरप्राइज एलिमेंट है। उसके अलावा सब्सक्राइबर एडिशन में और जो फिक्स लाइन के जो नेटवर्क है उसमें भी उन्होंने काफी बढ़िया एडिशन की हुई है। तो जियो के अंदर भी मैं समझता हूं कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स, पर्टिकुलरली आरपू और जो एबिटा और नेट प्रॉफिट, ये तीनों पैरामीटर्स में एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस है जियो की। ओके, ठीक है। हिमांग, अभी आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे को जरा और 2-4 चीजें आपसे पता करनी है। इस बीच मेरे साथ अभिषेक जैन भी है जो हेड ऑफ रिसर्च है अरिहंत के। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जितने नंबर्स हम देख पा रहे हैं, कहीं भी ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा कि कहीं मिस हुआ है। हाँ, या तो इनलाइन रहे हैं तो स्लाइटली बेटर रहे हैं। जैसे मार्जिन्स हम 5.8 का एक्सपेक्ट कर रहे थे, चलो 5.6 आ गए, तो 2 बीपीएस कम हुआ। आरपू इंटरेस्टिंग आया 151 का जियो का। रेवेन्यू बीट कर गया। इसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एक्सेप्शनल गेन हटाने के बाद भी मार्केट में हमारे जो एक्सपेक्टेशन था 15,700, उसको बीट कर रहा है। आपका फर्स्ट टेक क्या है सर? सारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जी, मेरा ये व्यू है इस पे कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है जहां जहां बीट आया है वो B2C बिजनेस में अच्छा बीट आया है, और जबकि B2B बिजनेस में स्लाइटली नीचे की और नंबर रहे हैं, बट स्लाइटली नीचे हैं वो, यानी इतना नहीं है। मेनली जो बीट आया है वो B2C बिजनेस में और है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी पिछली बार भी आया था, तब मैंने कहा था कि रिलायंस का मल्टीपल रीरेटिंग का काफी बड़ा चांस बनता है। तब स्टॉक ये 2100-2200 रुपए के आसपास था, तब भी मैंने यही बोला था कि इसका रीरेटिंग का काफी, क्योंकि अब BTC रिलायंस का जो आज 50% से ज्यादा के करीब का EBITDA आज की तारीख में B2C बिजनेस से आता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है ग्रीन एनर्जी और इन स्पेशली ऑन द टेक्नोलॉजी बिजनेस में राइट नाउ, तो वो एक काफी बड़ी बात है। और आज कंपनी का मेरे को लगता है ये काफी बड़ा रीरेटिंग होगा आगे जाके। मैं प्राइस टारगेट नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा ये व्यू है कि एक ऐसा स्टॉक है कि आप पोर्टफोलियो में आप रखिए, ये आपको यहाँ से
यानी कि मैं आई वोंट बी सरप्राइज कि 3 साल में आपको ये स्टॉक यहाँ से डबल होके भी आपको प्राइस दे यहाँ पे। बिकॉज सबसे बड़ी बात अपने को समझनी चाहिए, जैसे आप जो बोल रहे हैं, ये हमारे एस्टिमेट में रिटेल का एस्टिमेट 3600 करोड़ करीब का ईबिटा था, ये ईबिटा 3700 के आसपास आया है। ये एक बड़ा नंबर है। जियो में भी इसमें आउट परफॉर्म किया है राइट नाउ, तो वो नंबर काफी बड़ा है। और ये जो B2C बिजनेस है उसमें अगर हम तेजी देख रहे हैं तो एक काफी बड़ी चीज है। और कंपनी ने अभी जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का बोला है आगे जाके, वो एक काफी बड़ा री रेटिंग का रहेगा राइट नाउ। तो मेरा काफी हमारा एज ए ब्रोकिंग हाउस काफी पॉजिटिव है। रिलायंस रिमेन हमारा टॉप पिक में रहेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अभिषेक मेरे साथ आप बने रहिएगा। हिमांग जानी भी है मेरे साथ, मोतीलाल ओसवाल के। एक बार मैं सारे नंबर आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सौमित सरकार भी मेरे साथ है। सौमित, आपने भी सारे नंबर्स देख लिए होंगे क्योंकि आप रिलायंस को पहले से भी ट्रैक कर रहे हैं। मेरे को एक एक करके वापस से सारे नंबर की समरी बता दीजिएगा और बताइएगा कि इनका जो सब्सक्राइबर नंबर आया है वो कितना आया है, क्या वो ज्यादा खराब आया है कि जरा वो भी बताइए। सौमित जरा पहले आप बताइए, फिर हिमांग जानी और अभिषेक जैन से वापस कनेक्ट करते हैं हम। रिलायंस जियो से अगर मैं शुरुआत करूं तो जो बड़ा नेगेटिव आया है रिलायंस जियो के नंबर में वो है सब्सक्राइबर डिप। अगर आप देखेंगे कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर तो अराउंड 8.5 मिलियन से डिप हुआ है इनका सब्सक्राइबर बेस। एंड एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था इनफैक्ट एडिशन होने का, बट ये एक बहुत ही नेगेटिव नंबर आया है 421 मिलियन का। लास्ट क्वार्टर ये नंबर था करीब 429 मिलियन। अब ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे कंपनी सब्सक्राइबर एडिशन नहीं कर पा रही है और इसी कारण आपको जो आरपू का नंबर दिखा है वो ज्यादा है, क्योंकि सब्सक्राइबर नंबर बेस पे होता है। अगर बेस का नंबर कम हो जाता है तो आरपू नंबर ज्यादा हो जाता है। बट अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो जियो का नंबर ये मामले में ठीक है सौमित, अभी वापस हम आपके पास लौट के आते हैं। एक बार मैं वापस से नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेकिन सौमित ने एक जो पॉइंट इंटरेस्टिंग ये करवाया है कि भी अगर सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं तो आरपू का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि आपका डिविजनल फैक्टर कम हो जाएगा। सब्सक्राइबर कम होंगे, जो पैसा आता है उसको अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका आरपू नंबर ऊपर हो जाएगा, जो कि 151 रुपए यानी कि 150 रुपए का आ रहा है। खैर मैं एक बार फिर से नंबर बताया तो बिना एक्सेप्शनल लॉस के, बिना एक्सेप्शनल गेन के 18,550 करोड़ रुपए का कंपनी का मुनाफा है। 15,700 करोड़ रुपए का उम्मीद कर रहे थे हम। कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़का है, ये बढ़कर हुआ है 18,850 जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 13,650 से हुआ है, यानी कि एक्सपेक्टेशन जो थी उसको कहीं ज्यादा बीट कर गया ये नंबर्स। ये तो पहला पॉइंट है। अब आते हैं इसकी आय पे। 1,85,000 करोड़ की इसकी आय आई है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1,80,000 की आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंसोलिडेटेड अबीटा पे, जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 28,630 करोड़ 3 करोड़ रुपए आएगा, 28,122 करोड़ रुपए आया है। अब आते हैं इसके मार्जिन पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15.8 के मार्जिन आएंगे, मार्जिन आए हैं 15.2 के, तो स्लाइटली डिप यहां से है। कंसोलिडेटेड मार्जिन जो उसको हम कहते हैं, जिसको मैं जो भी आपको मार्जिन बता रहा हूं, ये वैसे बड़े हैं, ये 15.2 से बढ़कर 15.5 है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी। हिमांग, मंडे को आप इसमें ट्रेड कैसे लेंगे या खुल कैसे सकता है शेयर? मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो नंबर्स हैं अक्रॉस तीनों वर्टिकल्स काफी अच्छे हैं। हालांकि जो सरप्राइज का एलिमेंट है वो बहुत बड़ा नहीं है, पर अगर आप एब्सोल्यूट देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हमने देखा है, टॉप लाइन, एबिटा और एबिटा मार्जिन तीनों पैरामीटर्स पे। तो ऐसे हालात में एक ओवरऑल व्यू जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा और मैं समझता हूं कि थोड़े से अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज जरूरी होगी जाननी की, जो रिन्यूएबल एनर्जी और जो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में ये इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, उसमें क्या ओवरऑल प्लान्स है, वो एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहेगी। बट मेरे हिसाब से इसमें पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। ठीक है हिमांग, अगर मैं आपसे नंबर के हिसाब से पूछूं, आप इसको नंबर्स कितने देंगे टोटल पॉजिटिविटी और इनलाइन नंबर्स को देखते हुए? अगर मैं आपसे 10 में से मार्क्स पूछूं तो आप कितने मार्क्स इसको दे देंगे अभी? मेरे ख्याल से जो टॉप लाइन है उसमें इन लाइन नंबर्स हैं, एबिटा के अंदर डेफिनेटली इन लाइन है और नेट प्रॉफिट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 3 वर्टिकल है उसमें जो O2C है उसमें जिस तरह की हमने रिवाइवल देखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर,
वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है ये अपग्रेड्स करने के लिए, क्योंकि जो मार्केट का रिएक्शन है या जो स्टॉक का रिएक्शन है वो इस पर ज्यादा निर्भर करता है कि एनालिस्ट लोग O2C और जो बाकी के बिजनेसेस है उसमें आगे चल के अपग्रेड्स करते हैं या जो नंबर्स थे उनको सेम लेवल पे रखते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़े अपग्रेड्स के चांसेस ज्यादा है, तो उसको ध्यान में लेते हुए उसमें मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। ओके, ठीक है। अभिषेक, एक बार मैं आपसे भी यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओवरऑल नंबर्स देखने के बाद आप इसको कैसे रेट करते हैं? ये स्लाइटली बेटर है, बहुत बेटर है, या फिर ठीक है? मार्केट ये एक्सपेक्ट करता है हमेशा, रिलायंस हमेशा पॉजिटिव सरप्राइज ही करता है और शायद इस बार भी पॉजिटिव सरप्राइज करेगा। और एक और पॉइंट भी, क्या ये जो भाव आज बंद हुए हैं ये उसमें डिस्काउंटेड है इस तरह के नंबर्स? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि रिलायंस में अगर आपको किसी का भी राइट नाउ जो व्यू है क्वार्टर एंड क्वार्टर टू व्यू देखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इसके जो 3 बिजनेसेस है राइट नाउ उसमें से 2 आप कंटिन्यू आप पिछले 12 से 15 क्वार्टर में हमेशा रिलायंस ने पॉजिटिव ही 11 लाइक हर बार सरप्राइज ही किया 11 में से 12 बार राइट नाउ। तो 11-12 तो आप मेरा यही व्यू है कि अगर आपको रिलायंस को राइट नाउ रादर देन ट्रेडिंग के बजाय आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक बना के रखिए, आप अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिए, ये आगे जाके काफी बेहतर रिटर्न देगा। और मेरा इसमें सबसे अच्छा व्यू ये है कि मेरा आगे जाके एक कंपनी है B2C बिजनेस वाला, जो कंपनी ने आज जो बनाया है राइट नाउ लास्ट 5 साल में, जो रेवेन्यू आज बिजनेस बनाया है लास्ट 5 से 6 साल में, वो अब जाके वो नंबर्स में दिखने लगा है और ये काफी बड़ी चीज है राइट नाउ। और सब्सक्राइबर्स के नंबर हो सकता है कि 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर आप इसमें थोड़ा डिक्लाइन देख सकते हैं, बट आगे जाके मेरा इसमें इंडस्ट्री में रिलायंस ने इवेंचुअली मार्केट शेयर गेन करना ही है, बिकॉज 5G जब भी आएगा उसमें रिलायंस की बैलेंस शीट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और रिलायंस आगे जाके उसमें आपको पैसे उसमें लगेगा भी कि रिलायंस ने उसमें ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है। तो जहाँ पे दूसरी टेलीकॉम कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं या उनके फाइनेंशियल काफी वीक है, रिलायंस को नेक्स्ट 2-3 साल में आगे जाके इन टर्म्स ऑफ 5G एक्सपेंशन और दूसरी चीजों में रिलायंस को दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी बेहतर एडवांटेज मिलेगा। और अभी रिलायंस ने जैसे 30,000 करोड़ का प्रीपेमेंट भी किया है, जो उन्होंने रीफाइनेंसिंग किया और उसके बाद प्रीपेमेंट किया गवर्नमेंट को, तो वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। आपको देखना चाहिए कि बैलेंस शीट में हमें ये लगता है कि जिस हिसाब से स्ट्रेंथ रिलायंस की है वो काफी ज्यादा इस स्टॉक को रीरेट करेगी आगे जाके। तो हमारा पॉजिटिव आउटलुक ही है इस स्टॉक पे और शुड भी हम हमारे पोर्टफोलियो में बनाए रखेंगे इस स्टॉक को। रिटेल सेगमेंट की आय भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स की आय भी आ रही है। या तो एक काम करते हैं, सौमित के पास ही चलते हैं। सौमित ने सब चीज कंसोलिडेटेड ऑलरेडी कर ही रखी है। सौमित, मेरे को एक एक करके वापस से बताते जाइएगा सेगमेंट क्या अच्छा क्या खराब, और फिर से एक नंबर की समरी पूरी बता दीजिए, क्योंकि नंबर्स बहुत है, 3 अलग अलग वर्टिकल है, रिटेल है, जियो है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है, अलग अलग बताते जाइए फटाफट से, अच्छा बुरा साथ साथ। तो हम पहले मेन बिजनेस से चालू करते हैं, वो है कंसोलिडेटेड। अगर उसमें आप देखें तो जो रेवेन्यू नंबर है वो अबव एस्टिमेट है, एबिटा थोड़ा सा नीचे आया है और नेट प्रॉफिट लार्जली इन लाइन है। अभी अगर आप O2C देखेंगे, O2C में जो नंबर आया है वो है करीब 13,530 का। एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा था ये बिजनेस से, बट हल्का सा उधर भी मिस आया है। जो रिटेल का नंबर आया है वो काफी स्ट्रांग आया है। एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन करीब 3,500 करोड़ का था, बट कंपनी ने जो नंबर रिपोर्ट किया है वो करीब 3,800 करोड़ का है। वो साइड में रिटेल साइड में एबिटा नंबर ऊपर आया है काफी। और जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है उसमें भी अच्छा खासा ही नंबर आया अगर आप Q-on-Q कंपेयर करेंगे तो। बट जब जियो के नंबर की बात आती है तो रेवेन्यू, एबिटा, नेट प्रॉफिट भले ही इनलाइन हो और आरपू ऊपर आया हो एस्टिमेट्स के ऊपर, बट जो सब्सक्राइब एडिशन है उधर एडिशन नहीं हो के एक्चुअली कम हुए हैं सब्सक्राइबर्स। करीब 8.5 मिलियन से सब्सक्राइबर नंबर उतर गया है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था एनालिस्ट को। और ये ही काफी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि लगातार दूसरे क्वार्टर के लिए कंपनी ने सब्सक्राइबर खोए हैं और एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस थे कि कंपनी इस सब्सक्राइबर लॉस को एक्चुअली बंद कर देगी, बट ये नहीं हो पाया। कंपनी ने नया फोन भी लॉन्च किया था इस क्वार्टर में, जियो फोन नेक्स्ट, और ये फोन लॉन्च होने के बावजूद भी कंपनी सब्सक्राइबर ऐड नहीं कर पा रही है और ये थोड़ा सा नेगेटिव आया है रिलायंस जियो के लिए। ठीक है, तो ये सारे हम पॉइंट्स आपके सामने ऑलरेडी रख चुके हैं नंबर के हिसाब से। हिमांग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप कह रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव हैं।
अभिषेक भी कह रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव है, भसीन साहब भी कह के गए हैं कि नंबर पॉजिटिव है। कुल मिला के जितना हमने भी देखा है, मेगा सरप्राइज तो नहीं है नंबर्स में, लेकिन फिर भी हमेशा रिलायंस पॉजिटिव सरप्राइज जरूर देता है। कई सारे सेगमेंट ऐसे हैं जहां पे उनका पॉजिटिव सरप्राइज आया है। मैं एक ही बयान से ये कंप्लीट कर दूंगा। जैसे मुकेश अंबानी साहब खुद बोल रहे हैं कि हमारा रिटेल और डिजिटल सेवाओं ने अब तक का सबसे बेहतरीन रेवेन्यू और अबिटा दर्ज किया है। वो खुद बता रहे हैं कि उनका जो रिटेल सेगमेंट है और डिजिटल सेवाएं वाला सेगमेंट है, उसका अब तक का सबसे बेहतरीन कामकाज उन्होंने मुनाफा दर्ज किया है और रेवेन्यू भी दर्ज किया है। ये बढ़ते हुए बिजनेस है, ग्रोथ वाले बिजनेस है। जो क्लासिकल बिजनेस है उनका, वो पेट्रोकेमिकल्स है, उसमें भी कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है अभी तक। नंबर्स या तो नंबर इनलाइन है, स्लाइटली बेटर है, स्लाइटली टूटे हुए हैं, तो मिक्स सेट ऑफ अ नंबर है। बट एट द वेरी लास्ट इसको ये कहा जा सकता है कि ये थोड़े से नंबर बेहतर हैं अभी तक जितने हमने देखे हैं। इस नंबर्स और सारे के सारे डिविजन्स आपके सामने रखे और तीनों मेहमान भी इसी को ही बता के गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमांग आपका, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, भसीन साहब आपका भी पहले शुक्रिया हमने कर ही दिया, और सौमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हैं स्वदेश आर, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं बाजार में हुए आज के कारोबार के साथ, जहां पे लगातार हमने देखा चौथे दिन गिरावट हावी रही आज के बाजार के सत्र में। हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी 140 अंक तो सेंसेक्स 427 अंक लुढ़क गया, और निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर 270 अंकों की गिरावट देखी गई है। लेकिन बाजार में आज का दिन कैसा रहा, कहां हमने सबसे ज्यादा एक्शन देखा, कहां हलचल रही, तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी दे रही हैं। जी, बाजार में जो गिरावट चल रही है उसके पीछे 5 बड़ी वजह है। पहला तो ये है कि लगातार जो जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से संकेत मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर संकेत हैं। लगातार 5वें दिन अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली है। फेड की तरफ से फाइनेंशियल टाइटनिंग हो रही है, और यूएस में भी अनुमान से कमज़ोर आर्थिक आंकड़े और नतीजे देखने को मिल रहे हैं। उसका भी असर भारतीय बाज़ारों पर और एशियाई बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है। FIs की भी बात करें तो वहाँ पर भी कैश मार्केट में लगातार बिकवाली जारी है, और अगर 7 दिनों का आंकड़ा करीब देखें तो करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली इस वक्त कैश मार्केट में FIs कर चुके हैं। चौथी बड़ी वजह यह है कि दिसंबर तिमाही में जिस तरह से नतीजे जो आ रहे हैं, ऑपरेटिंग फ्रंट पर कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है, और जो दिग्गज बड़ी कंपनी है कंजम्पशन स्पेस की, HUL, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, उनका भी यही कहना है कि ग्रामीण और लो इनकम कंज्यूमर सेगमेंट में कुछ धीमी ग्रोथ का इशारा किया है, और आने वाले समय में एक चुनौती पूर्ण माहौल कहने की बात की जा रही है। इस तरह के कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, ये जो कंजम्पशन बेस्ड कंपनियां हैं वो सभी। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है, और यही सब सारी कारण है जिसकी वजह से बाजार में जो दबाव है वो सब बनाने का काम कर रहे हैं। जी, आज की गिरावट में जिनका सबसे बड़ा हाथ था वो था इन्फोसिस का, और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स थे और IT स्टॉक्स थे। इसके अलावा मेटल शेयरों में भी हमने देखा दबाव देखने को मिला, और रियल्टी शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक कमजोरी का जो माहौल है वो जारी है। निफ्टी में जो अगर पॉइंट वाइज बात करें, जो सबसे बड़े ड्रैगर्स थे वो थे इन्फोसिस, ICICI बैंक, L&T, बजाज फिनसर्व और भारती एयरटेल। इन्होंने कमजोरी बनाने का काम किया। और अगर इस पूरे हफ्ते हम बात करेंगे तो निफ्टी करीब 3% कमजोर था, सेंसेक्स में भी करीब 3.5% की कमजोरी देखने को मिली है, और जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं वहां पर भी करीब 3 से 4% की कमजोरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर सेक्टर पर बात करें तो सबसे ज़्यादा टूटे हैं IT शेयर, जो कि इंडेक्स की अगर बात करें तो करीब 7% की कमजोरी वहां पर देखने को मिली है। उसके बाद हेल्थ केयर, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो इंडेक्स है वहां पर भी कमजोरी देखने को मिली है। इस पूरे हफ्ते अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो IT शेयर में कमजोर थे, और उसमें जो टॉप लूजर था वो था HCL टेक। पूरे हफ्ते देखेंगे तो 12% की गिरावट देखी गई है। उसके बाद बजाज फिनसर्व में 10% की गिरावट थी, डिवीज लैब में भी कमजोरी थी, टेक महिंद्रा और श्री सीमेंट में भी कमजोरी देखी गई करीब 8% की। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने इस पूरे हफ्ते बाजार में दबाव बनाने का काम किया। चलिए, ये तो बात हुई है आज के बाजार में हुए कारोबार की, लेकिन कल का अहम दिन यहाँ पर नतीजों के लिहाज से, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आने वाले दिनों में ICICI बैंक के नतीजों की। नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, हमारे सहयोगी हर्ष तमाम डिटेल्स लेकर आए हैं।
आईसीआईसीआई बैंक अपने क्वार्टर 3 FY22 के नतीजे इस शनिवार को रिलीज करेंगे और हम देखते हैं ब्रॉडली क्या नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ेगा, अराउंड 20% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब वो 11,900 करोड़ से थोड़ा ज्यादा पे आने की संभावना है। पीपीओपी जो है कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी 10,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा 14.5% का बढ़ान वो पर्टिकुलर नंबर में एक्सपेक्टेड है। ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज जो है वो काफी स्टेबल रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, उसमें कुछ ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। अब जो क्वार्टर 2 के नंबर्स थे उसमें काफी घटान हुई एनपीएज में, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी हुई थी। अब क्वार्टर 3 में स्टेबल एक्सपेक्टेशन है एनपीएस के फ्रंट पे। पैट देखा जाए तो 17.5% से बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब ये 5,800 करोड़ पे पैट का नंबर तकरीबन आने की संभावना है। कोर निम 4% पे काफी स्टेबल होगा। क्रेडिट कॉस्ट भी काफी स्टेबल, पर थोड़ा 5 बेसिस पॉइंट्स या 0.05% से कम आने की ब्रॉडली संभावना हो रही है। नेट एडवांसेस 8 लाख करोड़ से अब ज्यादा की ये नंबर पे आने की संभावना है। 15% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एडवांसेस में, तो ब्रॉडली अच्छा ग्रोथ दिखाएगा आईसीआईसीआई बैंक, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। मैनेजमेंट कमेंट्री के साइड पे ग्रोथ पे क्या कमेंट्री आएगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। स्लिपेजेस और एसेट क्वालिटी पे भी जो कमेंट्री आएगी वो एक की मॉनिटरेबल होगा। तो ब्रॉडली ये नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक से शनिवार को एक्सपेक्ट। चलिए बात करते हैं अदानी विल्मर के आईपीओ की। और आईपीओ 27 जनवरी से खुलने वाला है। इशू के जरिए कंपनी 3,600 करोड़ रुपए जुटाएगी। आईपीओ से पहले हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की है, सुनते हैं आईपीओ और एक्सपेंशन पर उनका क्या कहना है। आईपीओ जो है टोटल 3,600 करोड़ का आईपीओ है। इट इज अ फुल प्राइमरी इशू विच वी आर डूइंग। इसमें से 3,600 में से 1,100 करोड़ हम लोग रिपेमेंट ऑफ लोन करेंगे। सो दिस इज द डेट विच इज राइट नाउ सिटिंग ऑन आवर बैलेंस शीट एज ऑफ FY21। इस लोन को रिपेमेंट करने के बाद बैलेंस शीट में कोई भी लोन नहीं रहेगा, तो वर्चुअली कंपनी जो है डेट फ्री हो जाएगी। और ऑफ कोर्स लोन रिपे करने के बाद इंटरेस्ट सेविंग जो होगी वो 80 करोड़ के आसपास होगी, जो सीधे हमारे प्रॉफिट के या मुनाफे में ऐड होगी। तो आपने सुना कि कंपनी के मैनेजमेंट की क्या तैयारी है, लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी जुड़ गई हैं और ये बताएंगी कि दूसरी एफएमसीजी कंपनियों के मुकाबले अदानी विल्मर के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस कैसे हैं। अदानी विल्मर का आईपीओ 27 जनवरी से खुलेगा और 31 जनवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 218 से 230 रुपए है और फ्रेश इशू के जरिए 30,600 करोड़ रुपए कंपनी का फ्रेश इशू का साइज है। और इसके आईपीओ के जरिए जो भी कंपनी रकम जुटाएगी उसका इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को कम करने में और कुछ अधिग्रहण में और कैपेक्स में भी कंपनी इस रकम का इस्तेमाल करेगी। हम आपको बता दें कि कुछ वैल्यूएशंस पर हमने काम किया, जिसमें कि अगर अपर एंड में मार्केट कैप देखें तो करीब 29,888 करोड़ का मार्केट कैप का अनुमान जताया जा रहा है। और इसके अलावा कंपनी की आईपीओ के जरिए करीब 12% का स्टेक भी यहाँ पर डाइल्यूट होगा। इसमें अदानी एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो उनका भी जो हिस्सेदारी है वो 50% से घटकर 44% हो जाएगी। हमने अदानी विल्मर के जो कंपनी है उसको उनके बाकी भी पेयर्स के साथ कंपेयर किया, उनके फाइनेंशियल्स को और उनके वैल्यूएशंस को। अगर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो पीयर्स के मुकाबले अदानी विल्मर का जो मार्जिन के नंबर्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर मार्जिन हैं वो अदानी विल्मर के ही दिखाई दे रहे हैं। और अगर रेवेन्यू ग्रोथ के फ्रंट पर अगर हम बात करेंगे तो HUL जो दिग्गज कंपनी है वहाँ पर 12% की ग्रोथ देखी गई थी फर्स्ट हाफ FY22 में, अगर सालाना आधार पर कंपेयर करें तो। वहीं अदानी विल्मर की 54% ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी। मुनाफे के आधार पर भी अगर हम बात करेंगे तो एक तरफ HUL की जो ग्रोथ थी वो 9% थी, मैरिको की 3% थी, वहीं दूसरी तरफ अदानी विल्मर की 24%
6% थी, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस में भी अगर दिग्गज कंपनी है इस फील्ड की जैसे कि HUL, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर को से अगर अदानी विल्मर को कंपेयर करें तो डिस्काउंट पर कारोबार कर रही है, वहीं ये सारी कंपनियां जो है वो प्रीमियम पर कारोबार कर रही हैं। करीब 53 के मल्टीपल पी मल्टीपल पर HUL इस वक्त है। ब्रिटानिया की बात करें तो करीब 45 के आसपास है। टाटा कंज्यूमर 51 के आसपास के 51 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। वहीं अदानी विल्मर पर अगर नजर डालेंगे तो 41.8 है। इसी के साथ ही साथ बिल्कुल ऐसा ही कुछ वैल्यूएशन मैरिको का भी नजर आ रहा है जो कि 41 के ही पी मल्टीपल पर कारोबार कर रही है। तो अगर अदानी विल्मर की वैल्यूएशन पर भी हम नजर डालेंगे तो डिस्काउंट पर, अगर दिग्गजों से कंपेयर करें तो डिस्काउंट पर कारोबार कर रही है। तो ये कुछ वैल्यूएशन और फाइनेंशियल का हमने एनालिसिस किया। 27 जनवरी को खुलेगा IPO जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पेमेंट से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी AGS ट्रांजैक्ट के IPO की बात करते हैं, जिसको अच्छा रिस्पांस मिला है। इसमें पैसा लगाने का आखिरी दिन आज और इसका इशू जो है वो लगभग 7.79 गुना बढ़ा है। इतना ही नहीं, कंपनी के IPO का प्राइस बैंड 166 से 175 रुपए प्रति शेयर रखा है और कंपनी के IPO के जरिए 680 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना है। इसकी जो लिस्टिंग है वो 1 फरवरी को होने का अनुमान है। चलिए अब रुक करेंगे 18 न्यूज़ प्रदेश की बजट एक्सक्लूसिव खबरों की ओर, जहां पर हम बात करने वाले हैं 5G नीलामी की। और 5G नीलामी में देरी के बावजूद टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बजट 2021 के लिए रखे गए अपने टारगेट को पार कर लिया है। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक 5G नीलामी में हुई देरी से विभाग को लगने वाले झटके से बचाने में जियो और एयरटेल के प्रीपेमेंट ने एक तरह से कुशन का काम किया है और इसके साथ ही इस वित्त वर्ष की शुरुआत में 5G की नीलामी हो सकती है। पूरी खबर इसको लेकर के आए हमारे सहयोगी दानिश आनंद आपको समझा रहे हैं। देखिए, करंट फिस्कल में DOT का 5G ऑक्शन होल्ड करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो DOT को बजट टारगेट दिया गया था लगभग 53,000 करोड़ का, वो DOT ने लाइकली पार कर लिया है, क्योंकि 2 प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स यानी कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने सरकार को डेफर्ड लाइबिलिटीज़ की ऑलरेडी प्री पेमेंट कर दी है। अब पिछले साल अक्टूबर में जियो ने लगभग 10,000 करोड़ को प्रीपे किया था सरकार को, और फिर दिसंबर में भारती एयरटेल ने 15,000 करोड़ के आसपास सरकार को डेफर्ड लाइबिलिटीज़ के तौर पर प्रीपे करे थे। और जो मंडे अभी गुजरा है, हमने उस दिन देखा कि जियो ने भी लगभग 30,000 करोड़ का जो डेफर्ड स्पेक्ट्रम लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे कर दिया। तो अगर हम तीनों कैलकुलेट करेंगे तो ये बजट टारगेट से ऑलमोस्ट एक्सीड कर दिया है साफ साफ। और जहाँ तक DOT के 5G ऑक्शन होल्ड करने की बात आती है, तो सूत्रों के मुताबिक इस करंट फिस्कल में जो 31 मार्च की जो डेडलाइन दी गई है 5G ऑक्शन को होल्ड करने की, उसको मीट करना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन सूत्र हमको ये भी बता रहे हैं कि इस साल के अप्रैल या मई में सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेगी 5G ऑक्शन को होल्ड करने का। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो बजट एक्सक्लूसिव जो 18 न्यूज़ प्रदेश को मिली है वो ये है कि DOT ने ऑलरेडी अपना बजट टारगेट को पार कर लिया है, और ये तब पॉसिबल हो पाया है जब सरकार ने 5G ऑक्शन होल्ड नहीं करे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये बजट की टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफी बड़ी न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं और बजट में इस बार क्या होगा, और इस सवाल का जवाब तो आखिर बजट के दिन ही हमें मिल पाएगा। लेकिन बजट को लेकर उम्मीदें यहाँ पर कई सारी हैं, कई सारे सेक्टर्स भी लगा रहे हैं उम्मीदें। और बजट की तमाम खबरों में दूसरी हमारी एक्सक्लूसिव खबर ये है कि ऑटो इंडस्ट्री ने भी बजट को लेकर अपनी मांगे सामने रखी हैं और उम्मीदें भी लगाई हैं। क्या है ये उम्मीदें और मांगे, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बजट को लेकर वित्त मंत्रालय में तैयारियां जोरों पर हैं। बीते 2.5 सालों से तमाम इंडस्ट्रीज कोरोना की मार झेल रही हैं, जिसमें ऑटो इंडस्ट्री भी शामिल है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार उन्हें इस बजट में कुछ राहतें दें। ET न्यूज़ प्रदेश को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखी हैं। क्या है वो मांगे? इंडस्ट्री का कहना है कि साल 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में छूट की बात कही गई थी। अगर इंडस्ट्री कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाएगी तो उसे सिर्फ 15% कॉर्पोरेट टैक्स ही देना होगा, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब मैन्युफैक्चरिंग 2023 में शुरू होगी। इंडस्ट्री की डिमांड है कि इस टाइलाइन को 2023 से
2025 कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से नई फैक्ट्रियां लगाने में और निवेश लाने में वक्त लगा है। ऑटो इंडस्ट्री की दूसरी डिमांड है रोडेप, यानी रीमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री का कहना है कि रीमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर ड्यूटी फिलहाल 0.6% से लेकर 1.5% है। अब इसे बढ़ाकर 2% कर देना चाहिए। इसके पीछे इंडस्ट्री का तर्क यह है कि इस स्कीम को MEIS स्कीम की जगह लाया गया था, जिसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव 2% था। हालांकि बजट में जीएसटी को लेकर ज्यादा कुछ ऐलान नहीं होता, जीएसटी काउंसिल ही इसके फैसले लेती है। फिर भी ऑटो इंडस्ट्री की मांग है कि ऑटो कंपोनेंट्स पर एक समान जीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट्स जब एक हैं तो टैक्सेशन अलग अलग नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इंडस्ट्री ने रेवेन्यू सेक्रेटरी से इस मामले में पिछले हफ्ते मुलाकात की है। इंडस्ट्री चाहती है कि बजट में उनकी मांगों पर विचार किया जाए। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो क्या फैसला लेती है। उत्कर्ष चतुर्वेदी, ET नाउ स्वदेश। आने वाले दिनों में हाउसिंग सेक्टर के लिए सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो सरकार अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का जल्द निपटारा करने के मकसद से स्वामी फंड का दायरा बढ़ा सकती है और साथ ही PM आवास योजना शहरी की मियाद को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। पूरी खबर क्या है, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। स्वामी यानी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग 2019 में देश भर में 1500 से ज्यादा अटके हुए प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए मोदी सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम का मकसद आम लोगों को सस्ते घर तय समय सीमा के भीतर मुहैया करवाना था। स्कीम की कामयाबी को देखते हुए केंद्र सरकार का शहरी विकास मंत्रालय चाहता है कि अब इसका दायरा और बढ़ा दिया जाए। ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आने वाले बजट में इस स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। इसके लिए योग्यता नियमों में कुछ ढील दिए जाने की उम्मीद है। शहरी विकास मंत्रालय का मानना है कि कोविड के चलते हाउसिंग सेक्टर में आई फंडिंग की दिक्कत को ये स्कीम दूर कर सकती है। साथ ही ये स्कीम हर साल 10,000 नए अफोर्डेबल घर मुहैया करवा सकती है। सरकार आगामी बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए राहत की घोषणाएं कर सकती है और ये राहत दो तरीके से हो सकती है। एक तो जो मौजूदा हाउसिंग स्कीम्स हैं उसको बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त घोषणाएं की जा सकती है जो कि इंडस्ट्री और होम बायर्स दोनों के लिए हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए सरकार ने जो मौजूदा स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 45 लाख रुपए तक के घरों की खरीद पर होम बायर्स को ब्याज में अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है, इस स्कीम को बढ़ाया जा सकता है। शहरी विकास मंत्रालय ये भी चाहता है कि PM आवास योजना शहरी की मियाद को भी बढ़ाया जाए। ये स्कीम 2022 में खत्म होने वाली है, लेकिन मंत्रालय का प्रस्ताव है कि इसे मार्च 2023 तक बढ़ा दिया जाए। सरकार PM आवास योजना ग्रामीण की मियाद पहले ही 2024 तक आगे बढ़ा चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में PM आवास योजना शहरी को लेकर भी ऐलान कर दिया जाएगा। प्रकाश प्रियदर्शी, ET नाउ स्वदेश। हर चीज की शुरुआत किसी ना किसी बिंदु से होती है और जब वो चीज आगे बढ़ जाती है तो पीछे रह जाता है उसका इतिहास। और देश के बजट का भी एक इतिहास है और इन इतिहास के पन्नों को पलटती हुई हमारी एक छोटी सी कोशिश किस्सों के रूप में आपके सामने है। भारत का बजट किन किन पड़ावों से होकर गुजरा, उसकी भी अजब कहानी है। भारत के पहले बजट का पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, क्योंकि ये बजट उस शख्स ने पेश किया था जो बाद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बना। तो इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जब लियाकत अली खान ने अविभाजित भारत का पहला बजट पेश किया। इतिहास के पन्नों में जब देश का बजट पेश करने वालों का नाम खंगालेंगे तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का नाम भी आपकी नजरों से गुजरेगा। तो ऐसे में हैरान होने की जरूरत नहीं। जब बात देश के पहले बजट को पेश करने की आती है तो सभी जगह आपको R.K. शनमुगम चेट्टी का नाम मिलेगा, जिन्होंने भारत सरकार का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि इससे पहले मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान पहले भारतीय थे जो भारत की अंतरिम सरकार का बजट पेश कर चुके थे। वही लियाकत अली खान जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने।
हालांकि लियाकत अली खान का ये बजट अंतरिम बजट तो था, जो अंतरिम सरकार के लिए भी था। लियाकत अली खान ने उस दौर में बजट पेश किया जब ब्रिटिश हुकूमत के पांव भारत से उखड़ चुके थे और वो देश छोड़कर जा रहे थे। यानी ये वो दौर था जब आजाद भारत की सरकार बनने वाली थी। अंग्रेजों के हाथ से सत्ता भारत के हाथ में आने में जो बीच का समय था, उस दौर के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में एक अल्पकालीन सरकार बनाई गई, जो सरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार थी। लियाकत अली जिन्ना के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे। उन्हें मुस्लिम लीग की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए भेजा गया, जहां उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। इस अंतरिम कैबिनेट में सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम जैसे बड़े नेता शामिल थे। लियाकत अली खान को मोहम्मद अली जिन्ना का बेहद खास माना जाता था। जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो लियाकत अली पहले मेरठ और मुजफ्फरनगर से यूपी विधानसभा के लिए चुनाव भी लड़ चुके थे। लियाकत अली खान ने 2 फरवरी 1946 को तत्कालीन लेजिस्लेटिव असेंबली भवन में देश का पहला बजट पेश किया था, जिसे आज संसद भवन के रूप में जाना जाता है। लियाकत अली ने अपने बजट को सोशलिस्ट बजट कहा। इस बजट को पुअर मैन बजट का नाम भी दिया गया, लेकिन इंडस्ट्री को यह बजट कुछ खास रास नहीं आया। कहा गया कि टैक्स लगाने के प्रस्ताव काफी कठोर हैं, जिससे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। दरअसल इस बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसका विरोध उस समय के बड़े उद्योगपति जीडी बिड़ला और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन यानी फिक्की ने भी किया था। जब देश का बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बाद लियाकत अली खान पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता बन गए और बाद में उन्हें प्रधानमंत्री चुन लिया गया। पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 14 अगस्त 1947 से 15 अक्टूबर 1951 तक काम किया। 16 अक्टूबर को रावलपिंडी के कंपनी बाग में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ईटी नाउ स्वदेश। जब बात आती है बजट की तो आवाम जो है वो सरकार से बेहतर बजट जरूर चाहती है, लेकिन कई बार बेहतर बजट के लिए पिछले बजट से तुलना करना जरूरी हो जाता है और इसीलिए हमने शुरू किया है बजट रिवाइंड, जिसमें आपको ले चलेंगे एक फ्लैशबैक में और दिखाएंगे पिछले बजट में क्या खास था। सबसे पहले बात इनकम टैक्स सेक्टर की करते हैं, जिसको लेकर मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। पिछले बार बजट में क्या कुछ मिला क्या नहीं, देखिए। कोरोना महामारी के दौर में साल 2021 में हजारों लोगों का काम धंधा ठप हो गया। हजारों लोग बेरोजगार हुए। लॉकडाउन ने लोगों की आर्थिक हालात खराब कर दी थी। ऐसे वक्त में आम टैक्स पेयर्स की निगाहें बजट में इनकम टैक्स को लेकर होने वाले ऐलान पर टिकी थी, लेकिन वित्त मंत्री के पिटारे से इनकम टैक्स को लेकर जो निकला उससे लोगों को निराशा ही हाथ लगी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए गए। गनीमत बस इस बात की रही कि टैक्स का कोई नया बोझ लोगों पर नहीं डाला गया। बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की कि कोविड के हालात के चलते सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए वो टैक्स में कोई बड़ा ऐलान नहीं करने जा रहे। टैक्स को लेकर जो एक अकेला बड़ा ऐलान हुआ वो ये था कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट मिल गई। लोगों को नए या पुराने इनकम टैक्स रिजीम के मुताबिक टैक्स देने का ऑप्शन दिया गया, यानी कि इनकम टैक्स के 2 स्लैब बना दिए गए। हम आपको बता दें कि नए इनकम टैक्स में पहले से मिलती आ रही तमाम छूटों को खत्म कर दिया गया। बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स सुधारों को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और कहा कि 2014 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 3 करोड़ 31 लाख थी, जो अब बढ़कर 2020 में 6 करोड़ 48 लाख तक पहुंच चुकी है। ईटी नाउ स्वदेश। अब बात करते हैं एफएमसीजी कंपनियों से जुड़ी खबर की, जहां पर ग्रामीण इलाकों में मांग घटने से एफएमसीजी कंपनियां खासी परेशान हैं और कंपनियां इसकी वजह से इसकी जो वजह है उसको बढ़ती हुई महंगाई मान रही हैं। एफएमसीजी डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है 10 से 15% की कमी इसमें आती हुई देखी गई है। लेकिन ये पूरी खबर क्या है, हमारी सहयोगी कृतिका अरोरा बता रही हैं। एफएमसीजी डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है प्रोडक्ट्स की डिमांड में रूरल एरियाज में, और ये स्लोडाउन कम से कम 10 से 15% तक रहा है इस एक साल में।
तो रूरल सेल्स पूरी एफएमसीजी सेल्स का कम से कम 50 से 55% तक कॉन्स्टिट्यूट करती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो देख रहे हैं कि लोग कम स्पेंड कर रहे हैं। स्पेशली ये स्लोडाउन देखने को मिल रहा है फूड कैटेगरी में, जैसे कि नूडल्स, बिस्किट्स या फिर फ्रूट जूसेस। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, जैसे कि इन्फ्लेशन है तो लोग कम स्पेंड कर रहे हैं। पैंडेमिक की वजह से भी वो एक कॉशियस मोड पर है कि वो सेव ज्यादा कर रहे हैं और स्पेंड कम कर रहे हैं, और इसलिए भी क्योंकि काफी सारी कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज ने पिछले कुछ महीनों में इंसेसेंट अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं। तो इस वजह से कंज्यूमर वॉलेट अफेक्ट हो गया है और फूड कैटेगरी में स्पेंडिंग कम है, डिमांड कम है और सेल्स भी कम हो रही है। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ये भी कह रहे हैं कि Q3 जो कि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर है, पूरे साल में कम से कम 30 से 35% तक कॉन्स्टिट्यूट करता है। इतनी सेल्स हो जाती हैं इस क्वार्टर में क्योंकि फेस्टिवल पीरियड रहता है, लेकिन उनके मुताबिक इस साल वो क्वार्टर भी थोड़ा सा सबड्यूड रहा पिछले साल के मुकाबले में। और ये तब आ रहा है जब कुछ एफएमसीजी कंपनीज ने इसके बारे में कंसर्न्स भी रेज करे हैं कि रूरल डिमांड उनके लिए भी कम हो गई है, और क्योंकि इन्फ्लेशन है और इकोनॉमी इतना पूरा सही से भी रिवाइव नहीं करी है। तो लेकिन कंपनीज ने यही मेंटेन अपना स्टैंड करके रखा है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है और हाई बेस की वजह से भी ये स्लोडाउन नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया भर के नेताओं के बीच सबसे लोकप्रिय बनकर उभरे हैं और ग्लोबल लीडर्स की रेटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें मोदी को 71% लोगों ने पसंद किया है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लोकप्रियता के पैमाने पर पीएम मोदी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के ये आंकड़े मॉर्निंग कंसल्ट वेबसाइट ने जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां 71% लोगों ने पसंद किया है, वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 43% लोग ही पसंद कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का तो और भी बुरा हाल है, उन्हें सिर्फ 34% लोगों ने पसंद किया है। ग्लोबल लीडर्स में सबसे बुरा हाल ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का हुआ है। जॉनसन अपने देश के केवल 26% लोगों के ही दिल में जगह बना सके हैं। लोकप्रियता के पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास केवल मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ही दिखाई देते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति को उनके देश के 66% और इटली के प्रधानमंत्री को वहां के 60% लोगों ने पसंद किया है। वेबसाइट ने ग्लोबल लीडर्स की डिसअप्रूवल यानी नापसंदगी के आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसमें सबसे ऊपर है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और दूसरे नंबर पे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और फिर ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नापसंदगी की इस फहरिस्त में सबसे नीचे हैं। ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग के ये आंकड़े मॉर्निंग कंसल्ट ने जारी किए हैं। ये आंकड़े पिछले 7 दिन में इकट्ठा किए गए हैं। गौरतलब है कि मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ये वेबसाइट हर साल नेताओं की अप्रूवल रेटिंग जारी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 में भी लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर थे। हालांकि पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इसमें कुछ कमी आ गई थी, लेकिन इस साल फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के दिग्गज नेताओं को पछाड़कर लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे हैं। ET Now स्वदेश। सरकार ने सोलर रूफटॉप सब्सिडी स्कीम में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब छत पर सोलर पैनल लगवाना और आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में हर साल बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिसकी हमेशा भरपाई कर पाना सरकार के लिए मुश्किल है। इसलिए सरकार ने सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना की शुरुआत की थी, जिसमें केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी देती है। अब इस योजना के नियमों को थोड़ा और आसान कर दिया गया है। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से स्कीम की समीक्षा के बाद ये तय किया गया है कि कोई भी व्यक्ति रूफटॉप सोलर पैनल को खुद या किसी भी वेंडर से इंस्टॉल करवा सकता है। यानी अब किसी लिस्टेड वेंडर से ही रूफटॉप लगवाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इंस्टॉलेशन के बारे में उपभोक्ता को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सिस्टम की एक तस्वीर के साथ सूचित करना होगा, जिसके बाद डिस्कॉम्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि 15 दिनों के भीतर नेट मीटरिंग कर दी जाए।
सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन सब्सिडी स्कीम की शुरुआत नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने की थी। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति जो सोलर रूफटॉप पैनल लगवाता है, सरकार उसे सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी कैसे मिलती है, जरा इसे समझते हैं। 3 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप पैनल को इंस्टॉल करवाने पर आपको 40% तक सब्सिडी सरकार देती है। 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है। इंस्टॉलेशन के 30 दिनों के भीतर ही उपभोक्ता को सब्सिडी मिल जाती है। अब उपभोक्ता को ये आजादी होगी कि वो अपनी पसंद का सोलर पैनल और इन्वर्टर चुन सके। एक अनुमान के मुताबिक सोलर रूफटॉप से बिजली पर होने वाले खर्च को करीब 30 से 50% तक कम किया जा सकता है। सोलर रूफटॉप के लिए घर या कारखाने की छत पर 1 किलोवाट सोलर एनर्जी के लिए 10 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है। देश में बिजली उत्पादन के लिए अभी हमारी निर्भरता कोयले पर ज्यादा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट भी होता है। इसलिए सरकार सोलर रूफटॉप स्कीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है। दिग्गज कंपनीज ने तो अपनी क्लीन एनर्जी की टारगेट सेट कर दी है, पर क्या आपने भी ऐसी तैयारी की है? लोगों में भी सोलर पैनल और सोलर एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है और यही एक वजह है कि सरकार ने रूफटॉप सोलर पैनल जो स्कीम है उसको और आसान किया है। स्कीम के तहत सरकार ने कहा है कि अब कोई भी रूफटॉप वेंडर के सोलर पैनल वेंडर के थ्रू लोग बुकिंग करा सकेंगे, लोग अपने पैनल्स लगवा सकेंगे और उसकी जानकारी अलग से डिस्कॉम्स को दे सकते हैं। यही नहीं, सरकार ने कहा है कि वे समय समय पर एक लिस्ट भी जारी करेंगी जिसके जरिए लोग जान सकते हैं कि कौन से ऐसे वेंडर्स हैं जो स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और उनके जिनके प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है। यानी जल्द ही लोगों में भी जो ये उत्साह है उसको पालन करना भी और आसान हो जाएगा। खुशबू तिवारी, ET Now स्वदेश। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये प्रस्ताव उनके पास भेजा था। हालांकि उपराज्यपाल ने प्राइवेट ऑफिस को खोलने को मंजूरी दे दी है, यानी अब दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। उपराज्यपाल बैजल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के हालात और सुधरने के बाद वीकेंड कर्फ्यू और दुकानें खोलने को लेकर फैसला किया जा सकता है। बात करते हैं मुंबई की और महाराष्ट्र की। सबसे पहले महाराष्ट्र में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस को खोलने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा विभाग ने राज्य में 24 जनवरी से राज्य के सभी जिलों में स्कूल खोलने के आदेश को जारी कर दिया है और इसके साथ ही कुछ शर्तें भी हालांकि लगाई गई हैं। सरकार ने उन्हीं जिलों या इलाकों में स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है जहां कोरोना के मामले औसत से कम है। इसके साथ ही स्कूल खोलने का फैसला पूरी तरह से स्थायी प्रशासन का होगा। अधिकारी ये तय करेंगे कि उनके इलाके में किन जगहों पर स्कूल खोलने हैं। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री के मुताबिक स्कूलों को खोलने के फैसले के बाद जल्द ही राज्यों में कॉलेजेस भी शुरू किए जाएंगे और इसके लिए कलेक्टर स्थानीय स्तर पर स्थिति का जायजा लेकर फैसला करेंगे। सरकार ने पाकिस्तान से चलने वाले भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पर एक बार फिर से कार्रवाई की है। इसके तहत पाकिस्तान से चलने वाले 35 यूट्यूब चैनल और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत विरोधी झूठी खबरें प्रसारित करने वाले सामग्री के खिलाफ ये कार्रवाई की है। भारत सरकार ने फरवरी 2021 में डिजिटल मीडिया रूल्स, इंटरमीडिएरी रूल्स निकाले थे, जिसमें मेटी के पास कुछ अधिकार है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के पास और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास है। तो न्यूज चैनल्स और न्यूज मीडिया के खिलाफ जो कंटेंट के ऊपर जो है वो अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग को है। और जैसा कि हमने ये देखा कि ये चैनल्स हमारे पास एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमें बताया कि ये भारत के खिलाफ पूरी तरह से जहर उगल रही हैं। अब बिल्कुल जो है फेक न्यूज़ जिसका कोई कैसा भी तथ्य नहीं है उस तरह की खबर फैला रही है कि जनरल बिपिन रावत का जो है क्रैश हुआ प्लेन, तो वो उसमें भारत सरकार का हाथ था। NSA अजीत डोवाल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। नॉर्थ कोरिया की आर्मी अब वहाँ पहुँच गई है कश्मीर में, तो टर्की के अर्दोगन ने कुछ काम आर्मी भेज दी है। जो हमारे आर्मी के कुछ अधिकारी हैं वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह का कुछ भी विष फैला रहे हैं, तो जिसका कोई ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है तो उसको हमने ब्लॉक करने की कार्रवाई करी है।
चलिए अब ये खबर क्रिकेट फैंस के लिए है क्योंकि इस साल अक्टूबर महीने में इंडिया और पाकिस्तान का T20 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इंडिया पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन सी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, आइए आपको बताते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच दोनों ही देशों के लिए किसी जंग से कम नहीं। 2021 में T20 वर्ल्ड कप में भले ही पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त जरूर दी, पर अब मौका 2022 का है, जिसमें इंडियन टीम का एक बार फिर मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मुकाबला 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। जी हां, आईसीसी ने इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर बात की जाए भारत और पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमें 6 बार आपस में भिड़ चुकी हैं। भारत ने इनमें से 5 मैचों में पाकिस्तान को हराया है, जबकि एक बार पाकिस्तान की टीम जीती है। वहीं ओवरऑल T20 मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों का 9 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें भारत ने 6 और पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबले का नतीजा टाई रहा है। वर्ल्ड कप के ओवरऑल फिक्सचर की बात करें तो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया 2022 की मेजबानी में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक खेला जाएगा, जिनमें कुल 16 टीमें शिरकत करेंगी और 43 मैच खेले जाएंगे। मुख्य मुकाबलों की शुरुआत 22 अक्टूबर से होनी है, जो मेजबान देश और मौजूदा T20 वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 13 नवंबर को MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और 2 क्वालिफायर टीमों के साथ ग्रुप 2 में रखा गया है। ऐसे में लाजमी है कि टीम इंडिया अपनी पहली हार का बदला चुकाना चाहेगी और पूरे देश को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि जब जब क्रिकेट के मैदान पर ये दोनों टीम आमने सामने होती हैं, तो फिर इससे रोमांचक कुछ और नहीं हो सकता। ET नाउ स्वदेश। चलिए इसी के साथ स्वदेश वार में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।